जय हिंद साथियों, मैं पारस सर एक बार फिर से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव या फिर दिवा स्वप्न देखने वाला। तो देखिए साथियों, मिलनसार, नेतृत्व शक्ति वाला और आक्रामक स्वभाव, यह तीनों लक्षण होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के। लेकिन जो ऑप्शन डी में है दिवा स्वप्न देखने वाला, यह लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं होता है, बल्कि यह लक्षण होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बालक का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अब आप वर्ग 3 की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप की स्पेशल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जो कि आपके मार्च में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप किस सब्जेक्ट में कितना वीक हैं ये भी आप पता कर सकते हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है यह भी आप आसानी से यहाँ पर जान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आप अपना स्वयं का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप इसमें पारस 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इस अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा या फिर मूर्त चिंतन के द्वारा। तो देखिए, पियाजे के अनुसार जो विकास की प्रथम अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक, इसमें बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से सीखता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? इसे उचित वातावरण चाहिए, ये कथन तो भैया सही है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होती है, हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन ऑप्शन डी में कहा गया है परिपक्वता का कोई इससे संबंध नहीं है। तो ये जो कथन है सही नहीं है, क्योंकि अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल होती है। मौलिकता तो भैया गुण होता है, ठीक है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, बिल्कुल होता है साहब। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन बी में कहा गया है कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चिंतन आवश्यक अंग होता है सृजनशीलता का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। देखिए, समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना स्वयं को, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वास्तव में होता क्या है भैया? इसका उद्देश्य होता है जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? स्वयं को अनुकूलन करते हैं या स्वयं को समायोजन करते हैं परिस्थितियों के अनुसार।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर पियाजे। तो यह जो मत है वो है मैस्लो का कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। मैस्लो ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, वो कौन सा है? सभी छात्र हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आ जाते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षकों के निर्णय को देना चाहिए या फिर समुदाय के विचारों को? हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रतिभावान बालकों की पहचान करना है। तो देखिए समुदाय के विचारों को नहीं, शिक्षक के निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। और भैया बात हो रही है यहाँ पर स्कूल विद्यालय में, तो अभिभावकों के मत का इसमें कोई रोल ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी में कहा गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को महत्व देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए या फिर विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर सेलेक्ट करें, क्या होगा? तो देखिए साथियों, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि वह अधिगम कार्य करने में निपुण हो तथा संबंधित विषय का उसे पूर्ण ज्ञान हो, ताकि वह अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को भी आसानी से हल कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में कहा गया है अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखावट या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें, क्या होगा? तो श्यामपट्ट लेखन का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है लेखन में स्पष्टता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसाय कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बुनियादी स्तर से मतलब है हमारा प्राथमिक स्तर से बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। देखिए हम जानते हैं जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार के या आस पड़ोस के अनुभव लेकर ही विद्यालय आते हैं, उनको अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान होता है। ठीक है, तो यदि आप उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमें प्राकृतिक मतलब जैसे हमें घर पर शिक्षा मिलती थी उसी तरह से उन्हें अनुभव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर सृजनात्मकता के प्रमुख गुण मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता होते हैं। ये प्रमुख गुण होते हैं सृजनात्मकता के। लेकिन मितव्ययिता, भैया मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन,
कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो सबसे उत्तम कथन है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्वाधिगम का, द्विपार्श्विक अधिगम का, या फिर कोई भी अधिगम का अंतरण का नहीं। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ध्यान रखना है आप लोग, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है साथियों। तो डियर साथियों, इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी साथियों। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।